हम सबको लगता है ना। हाथ में कैश हो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। लेकिन क्या हो यदि कोई कहे कि घर में रखा यही कैश की मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा छीन सकता है। आज हम इसी छिपे हुए खतरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये नंबर देखिए, 84%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, एक एक्चुअल में बहुत बड़ी चेतावनी है हमारे लिए। और इसका सीधा कनेक्शन हमारे घर पर रखे कैश से हो सकता है। जी हाँ, ये 84% वो भारी इनकम, वो सरचार्ज है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कैश पर लगा सकता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। आप यह साबित नहीं कर पाए कि ये पैसा आपकी सैलरी से आया, बिजनेस से आया या किसी और कानूनी तरीके से आया, तो यह एक गंभीर चेतावनी है। हमें अपने फाइनेंस को लेकर कितना सावधान रहना होगा। तो चलिए अब इस 84 के गणित को और नजदीक से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कैश मिलता है और वह उसका सोर्स नहीं बता पाता, पैसा आया कहां से, तो उस पूरी रकम पर ये 84% का टैक्स लग सकता है। यह एक ऐसा नियम है जिसको नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मन में अब यही सवाल आ रहा होगा कि पैसा तो तिजोरी में बंद है या फिर घर में कहीं रखा है, तो इसका इनकम टैक्स वालों को पता कैसे लगेगा। इसका जवाब है एक बहुत ही मजबूत इंफॉर्मेशन नेटवर्क। सरकार ने अब कई ऐसे रास्ते बना रखे हैं जिससे बड़े कैश ट्रांजैक्शंस पर नजर रखी जा सके। ये है इसका सबसे बड़ा जरिया। यदि बैंक में 1 लाख रुपए से कोई भी ज्यादा कैश का ट्रांजैक्शन होता है, बैंक को इस कैश की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी ही होगी। यह अनिवार्य है। तो ये सोचना कि किसी को पता नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है। अब तो यह साफ हो गया कि अब जानकारी कैसे पहुंचती है। इसलिए अब उन खास नियमों को देखते हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिमिट्स और जुर्मानों पर बात करेंगे। ये रकम खास तौर पर प्रॉपर्टी के लेन देन से जुड़ी हुई है। 20,000 रुपए सुनने में शायद छोटी सी लगे, लेकिन इसके नतीजे बहुत ही बड़े हो सकते हैं। जी हाँ, यदि कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वो खरीदार से केवल 20,000 रुपए तक ही कैश ले सकता है, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। यह एक सख्त नियम है और इसे तोड़ने का मतलब है सीधे सीधे कानून का उल्लंघन करना। यदि इस नियम को तोड़ा गया तो जुर्माना भी उतना ही सख्त है, 100%। जी हाँ, आपने सही सुना, 100%। यहाँ पर ये एक दिलचस्प बात है। वो जो दिलचस्प बात है वो ये है कि यह जुर्माना लेन की पूरी रकम के ऊपर काउंट होगा। किसी ने 20,000 रुपए से ज्यादा जितनी भी रकम कैश में ली गई ना ही, यानी कि पूरा 100% उस रकम पर जुर्माना लग सकता है और यह एक बहुत बड़ी रकम बन सकती है। अब यह नियम खास तौर पर बिजनेस करने वालों और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जरूरी है। यदि एक ही दिन में एक ही कस्टमर से 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश लिया गया तो उस पर भी 100% की पेनल्टी लग सकती है। अगर कोई बिजनेस है तो इस नियम को लेकर ज्यादा सावधान रहना होगा। अच्छा, अब बात करते हैं बैंक से कैश निकालने की। स्लाइड आपको साफ साफ दिखाती है कि टैक्स फाइलिंग का रिकॉर्ड रखना कितना जरूरी है। देखिए, यदि पिछले 3 साल आपने ITR फाइल किया है, 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर का 2% TDS कटेगा। लेकिन यदि ITR फाइल नहीं किया है तो लिमिट सीधे 20 लाख पर आ जाती है। 20 लाख से ऊपर पर 2% और यदि आप 1 करोड़ से ऊपर निकालने पर सीधा 5% TDS कट जाएगा। तो चलिए टैक्स सिस्टम के 2 बड़े और जरूरी शब्दों को समझते हैं, TDS और TCS। इन दोनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों शब्द हमारे लेन देन के ऊपर सीधा असर डालते हैं। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, का मतलब है सोर्स पर ही टैक्स काट लेना। इसे और अच्छे से समझिए, बहुत सिंपल है। जो पैसा दे रहा है, मान लीजिए कंपनी सैलरी दे रही है, कंपनी सैलरी देने से पहले ही वो टैक्स का हिस्सा काट लेती है और सरकार को जमा कर देगी, को केवल बची हुई रकम मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ है TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यहाँ पर कोई कंपनी टैक्स काटती नहीं, यहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है, यानी वसूला जाता है। जैसे कोई महंगी गाड़ी खरीदने पर कार डीलर कार की कीमत से ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स ग्राहक से वसूलेगा, फिर उसे सरकार को जमा कर देगा। तो सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ, TDS में पेमेंट करने वाला से टैक्स को काट लेता है, जबकि TCS में बेचने वाला बिक्री की कीमत पर टैक्स को वसूलता है। इनमें से एक कलेक्शन है तो ये दूसरा डिडक्शन, और इनके कानून भी अलग अलग हैं जो इनके अलग अलग मकसद को दिखाते हैं। अब सवाल यह है कि इतने सारे सख्त नियम और जुर्माने आखिर क्यों? सरकार का मकसद केवल टैक्स इकट्ठा करना नहीं है, पीछे सरकार का बहुत बड़ा इकोनॉमिकल बदलाव लाने का मकसद है।
चलिए इस सोच को समझते हैं। नियमों के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है। नंबर 1, काले धन पर लगाम लगाना। दूसरा, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना। तीसरा, धीरे धीरे देश को एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना जहाँ कैश का इस्तेमाल कम से कम हो। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, कैश इकोनॉमी का मतलब कैशलेस इकोनॉमी नहीं होता। कैश को सरकार खत्म नहीं करना चाहती, के पीछे सरकार का मकसद बस इतना है, लेन देन में कैश का इस्तेमाल कम से कम हो, इससे पारदर्शिता बढ़े। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अगर आपके पास अपनी नकदी का हिसाब है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आसान शब्दों में, यदि आप अपने कैश का सोर्स बता सकते हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। डरना तो उसे चाहिए जिसके पास उसके कैश की सोर्स का जवाब नहीं है। अपने रिकॉर्ड दुरुस्त रखिए और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये सब जानने के बाद एक बात तो जरूर है, क्या कम कैश रखना हमारी इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है? इसके कुछ फायदे तो हैं, पर साथ में कुछ चिंताएं भी। इसके बारे में सोचना हम सब के लिए जरूरी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर